हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्राई फॉर टायरोज। दिस इज गौरव पांडे। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह छठवां वीडियो है, जिसमें मैंने 30 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एस टेट, डीएसएसबी और बिहार टेट, हरियाणा टेट जैसे एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न आने वाली सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे परीक्षार्थी जो किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके क्वेश्चन पेपर में इस वीडियो से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाए। तो वे परीक्षार्थी जो सी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? पहला ऑप्शन है नोस्टाक, दूसरा है एनाबिना, तीसरा है रिबुलेरिया और चौथा है राइजोबियम। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन राइजोबियम है यह इसका सही उत्तर है। राइजोबियम एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इसके अलावा नोस्टाक, एनाबिना, रिबुलेरिया यह तीनों हरे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लेबसिएला, क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरिलम ये सभी जीवाणु हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सर्वप्रथम अमोनिया तथा इसके बाद अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, जो कि प्रोटीन निर्माण की एक आधारभूत इकाई है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सी डीएनए, दूसरा ऑप्शन है बी डीएनए, तीसरा ऑप्शन है जेड डीएनए और चौथा ऑप्शन है ए डीएनए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, जिसमें बी डीएनए है, बी डीएनए यह सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। बी डीएनए 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना प्रस्तुत की थी डीएनए की, उसमें उन्होंने बी डीएनए पर ही डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। इसके अलावा जेड डीएनए को जेड डीएनए जो होता है इसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, पादप हार्मोन्स जो फल को पकाने में सहायक होते हैं। पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। तो एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कि फल को पकाने में सहायक होता है। तो जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके अलावा पहले ऑप्शन में साइटोकाइनिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसके अलावा जिब्रेलिन पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है और बीजों में अंकुरण को प्रेरित करना इसका मुख्य काम होता है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कि बिना निषेचन के फल निर्माण में सहायक होता है और यह खरपतवार को नष्ट करने में भी सहायक होता है। इसके अलावा फ्लोरिजेन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कि फूलों के खिलने में मदद करता है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल के नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है कांडला, दूसरा ऑप्शन है मार्मुगाओ, तीसरा ऑप्शन है पारादीप, चौथा ऑप्शन है विशाखापत्तनम। तो इसमें जो पहला ऑप्शन कांडला है, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत किया। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन वाटसन एवं क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे ने, तीसरा ऑप्शन है लैमार्क ने और चौथा ऑप्शन है डार्विन ने। तो 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया है। इन्होंने द्विकुंडलित संरचना को प्रस्तुत करने के लिए बी डीएनए का प्रयोग किया। इसके अलावा विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की, लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों के वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रस्तुत किया और डार्विन ने जीव जंतु के क्रमिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का जंतु नहीं है। पहला ऑप्शन है मक्खी,
दूसरा है बिच्छू, तीसरा है झींगा और चौथा है केचुआ। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है केचुआ, यह फाइलम आर्थ्रोपोडा का जंतु नहीं है। इसके अलावा मक्खी, बिच्छू, झींगा, तिलचट्टा, मच्छर, केकड़ा, दीमक, ये सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं उनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। उनमें पहला है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं वह जल, थल एवं वायु तीनों में पाए जाते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्विक होता है, शरीर खंडयुक्त होता है तथा यह ट्राइब्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनका जो शरीर होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। सिर और वक्ष मिलकर कभी कभी सिफेलोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। इनमें आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा इनके मुख के चारों ओर कुछ मुखांग पाए जाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में खुला रुधिर तंत्र पाया जाता है और इनका तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित होता है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन केचुआ है, यह फाइलम एनिलिडा के जंतुओं का एक उदाहरण है। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, डेविल फिश के नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन है ऑक्टोपस, दूसरा ऑप्शन है यूग्लिना, तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम और चौथा ऑप्शन है टारपीडो। तो डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। इसके अलावा यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ तथा पैरामीशियम को स्लीपर जंतुक और टारपीडो को विद्युत रे के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, उड़न छिपकली किसका उपनाम है? पहला ऑप्शन है ड्रैको, दूसरा ऑप्शन है टारपीडो, तीसरा ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस और चौथा ऑप्शन है फाइजेलिया। तो यहाँ पर ड्रैको को उड़न छिपकली के नाम से जाना जाता है। तो ड्रैको का एक उपनाम उड़न छिपकली है, जबकि टारपीडो को विद्युत रे के नाम से जाना जाता है, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है और फाइजेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, अमीनो एसिड इकाई है। अमीनो एसिड डैश 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 की इकाई है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन की, दूसरा ऑप्शन है वसा की, तीसरा ऑप्शन है विटामिन की और चौथा ऑप्शन है खनिज की। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन प्रोटीन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है, जबकि वसा की जो इकाई है वह फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या वसा की इकाई होती है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। पहला ऑप्शन है सोयाबीन, दूसरा है मछली का तेल, तीसरा है अंडा और चौथा है दाल। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन में 43% प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा प्रोटीन के अन्य स्रोत दाल, राजमा, फलियां, दूध, दही, पनीर, मेवा, बीज, ये सभी प्रोटीन के अन्य स्रोत हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, विटामिन ए तथा यूरिया का संश्लेषण करता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है आमाशय, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो विटामिन ए तथा यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वह इसका सही उत्तर है। इसके अलावा वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? पहला ऑप्शन है टाइलिन, दूसरा ऑप्शन है लाइपेज, तीसरा ऑप्शन है अमाइलेज और चौथा ऑप्शन है माल्टेज। तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है टाइलिन 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 एंजाइम स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। इसके अलावा लाइपेज या वसा का विभाजन करता है ताकि अंत में उसका अवशोषण हो सके। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज एवं माल्टेज में परिवर्तित करता है। और माल्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो जिसका जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण होता है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है उदासीन, दूसरा है अम्लीय और तीसरा ऑप्शन है क्षारीय, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी, जिसमें क्षारीय, तो जो एंजाइम होता है उसकी रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है। तो 13वें का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है मक्का
और चौथा है आलू। तो जो ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं उनमें गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, जई, बाँस ये सभी ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं। तो यहाँ पर ए, बी, सी ये तीनों ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। यहाँ प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, प्रश्न होना चाहिए कि ग्रेमिनी कुल के पौधे नहीं हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन चौथा सही होता, आलू। जो डी है, डी ऑप्शन इसका सही प्रश्न होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका इलाज सिनकोना नामक पेड़ की छाल से किया जाता है। पहला ऑप्शन है चिकनगुनिया, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है डेंगू और चौथा ऑप्शन है टाइफाइड। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है मलेरिया, इसका सही उत्तर है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जिसका इलाज सिनकोना नामक पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, उसके माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, जलीय कीटभक्षी पौधा है। पहला ऑप्शन है नेपेंथिस, दूसरा ऑप्शन है ड्रोसेरा, तीसरा ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया और चौथा ऑप्शन है डायोनिया। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है निपेंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन सी है यूट्रिकुलेरिया यह एक जलीय कीटभक्षी पौधा है। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तथा या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट गर्म, मतलब 5 मिनट गर्म किया जाता है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म किया जाता है। तीसरे ऑप्शन में है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 सेकंड तक गर्म किया जाता है, या चौथे ऑप्शन में है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो जो ऑप्शन डी है यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक के लिए गर्म किया जाए या फिर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म किया जाए तो दूध का पाश्चुरीकरण किया जा सकता है। दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उसको 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए या फिर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म किया जाता है। दूध का जो पाश्चुरीकरण है इसकी खोज लुईस पाश्चर ने की थी। दूध में सूक्ष्म जीवों के स्टरलाइजेशन को करने के लिए उसका पाश्चुरीकरण किया जाता है ताकि दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को आसानी से रोका जा सके। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है धान में खैरा रोग, दूसरा ऑप्शन है नींबू में लिटिल लीफ रोग, तीसरा ऑप्शन है फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग और चौथा ऑप्शन है आलू का ब्लैक हर्ट रोग। तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, तो पहला ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसमें जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। इसके अलावा नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है और बोरान की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग और चुकंदर में हार्ट नामक रोग होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हर्ट रोग होता है। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, अचल जीव का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है यूप्लेक्टेला, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रा और चौथा ऑप्शन है पैरामीशियम। तो अचल जीव का जो उदाहरण है उसमें यूप्लेक्टेला और ल्यूकोसोलिनिया आते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन ए है यूप्लेक्टेला इसका सही उत्तर है। तो यूप्लेक्टेला यह अचल जीव का एक उदाहरण है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है त्वचा और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो इनमें वृक्क, यकृत, त्वचा और फेफड़ा यह सभी मनुष्य के उत्सर्जन अंग हैं। तो यहाँ पर 20वें प्रश्न में हल्का सा मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो अग्नाशय है ऑप्शन डी यह इस प्रश्न का सही उत्तर होता कि अग्नाशय मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। इसके अलावा वृक्क, यकृत, त्वचा ये सभी मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या है। पहला ऑप्शन है 21 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 12 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन है 31 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है 13 जोड़ी।
तो 21वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है जिसमें 31 जोड़ी है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। मानव शरीर में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या पाई जाती है। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, सामान्य शरीर का तापक्रम होता है। पहला ऑप्शन 310 केल्विन, दूसरा ऑप्शन 260 केल्विन, तीसरा ऑप्शन 270 केल्विन और चौथा ऑप्शन है 290 केल्विन। तो इसका जो ऑप्शन पहला है जिसमें 310 केल्विन है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। सामान्य शरीर का तापक्रम 310 केल्विन या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सामान्य शरीर का तापक्रम होता है। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है अधिवृक्क ग्रंथि और चौथा है अग्नाशय ग्रंथि। तो इसमें जो पहला ऑप्शन पीयूष ग्रंथि है, दूसरा थायराइड ग्रंथि और तीसरा अधिवृक्क ग्रंथि, यह तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि, यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 23वें जो प्रश्न है इसका जो चौथा ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि इसका सही उत्तर होगा। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि यह एक मिश्रित ग्रंथि है। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है रेबीज और चौथा है ए और सी दोनों। तो पोलियो और रेबीज दोनों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन ए और सी दोनों, यह इसका सही उत्तर है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग पोलियो, रेबीज, मस्तिष्क ज्वर, पीत ज्वर, ये सभी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस यह यकृत को प्रभावित करता है। इसके अलावा पीलिया भी यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। तो 24वें प्रश्न का उत्तर जो डी है यह इसका सही प्रश्न है, सही उत्तर है। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। पहला ऑप्शन है गेहूं में, दूसरा ऑप्शन है चावल में, तीसरा ऑप्शन है आलू में और चौथा ऑप्शन है बाजरे में। पाउडरी मिल्ड्यू या इसे बुकनी रोग कहा जाता है। यह गेहूं में कवक के द्वारा होने वाला एक रोग है। तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन ए है वह इसका सही उत्तर है। तो गेहूं में पाउडरी मिल्ड्यू या बुकनी रोग होता है। आज का हमारा 26वां प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है 11 मई 1972, दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 2002, तीसरा ऑप्शन है 12 जून 2008, चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर 2010। तो 26वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 2002 इसका सही उत्तर है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के जो निहित उद्देश्य हैं उसके प्राप्ति के लिए जैव विविधता अधिनियम को पारित किया गया। इसके आज का हमारा 27वां प्रश्न है, मेंटॉक्स टेस्ट किससे संबंधित है। मेंटॉक्स टेस्ट किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है एड्स, तीसरा है टीबी और चौथा है डेंगू। तो 27वां जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वह टीबी, ऑप्शन सी में जो टीबी है यह इसका सही उत्तर है। तो टीबी के परीक्षण के लिए मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एड्स नामक रोग के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट और टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल नामक टेस्ट किया जाता है। आज का हमारा 28वां प्रश्न है, केल्विन चक्र होता है। पहला ऑप्शन स्ट्रोमा में, दूसरा ऑप्शन तने में, तीसरा ऑप्शन जड़ में और चौथा ऑप्शन छाल में। तो जो केल्विन चक्र होता है यह स्ट्रोमा में होता है। आज का हमारा 29वां प्रश्न है, डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है गोल्जी कॉय और चौथा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य। तो 29वें प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया वह इसका सही उत्तर है। जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आज का हमारा 30वां प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है। रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन मलेरिया, तीसरा ऑप्शन डेंगू और चौथा ऑप्शन है चेचक। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन मलेरिया है, रोनाल्ड रॉस मलेरिया से संबंधित है। 1902 में रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
मलेरिया नामक रोग मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसके इलाज के लिए सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।